प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीट भर्ती सेकंड लेवल विषय सामाजिक अध्ययन, और इसमें बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कथन सत्य हैं। तो इसमें से सत्य कथन देखने हैं। पहला है, चतुर्वेदीमंगल अग्रहार का पर्यायवाची है। यह ब्राह्मणों के स्वामित्व वाला सामान्य लगान मुक्त ग्राम जिसे मंगल कहा जाता था। पुष्पपाल सामान्य रूप से शाही दरवाजों और विशेष रूप से भू राजस्व संबंधी दस्तावेजों की देखरेख करने वाला व्यक्ति होता था। 3 नंबर पे है भूमि छिद्र न्याय। बंजर भूमि संबंधी नियम थे। बंजर भूमि को पहली बार कृषि योग्य बनाने के बदले संबंधित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व का अधिकार कर या लगान के दायित्व से मुक्ति को इस नाम से जाना जाता था। तो सब उपयुक्त सभी हैं, इसके अंदर ऑप्शन सही है। इसके बाद में देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, सती का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ है। ये अपने को कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है साहब? एरण अभिलेख से मिलता है। अब है 3 नंबर पे अपन देखेंगे तो आपका गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध स्त्री है, ये कौन थी? तो प्रभावती गुप्त थी। इसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अक्षय नीवी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा प्रश्न अक्षय नीवी प्रथा के बारे में सही नहीं है, ये देखना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यह एक स्थायी स्वरूप वाला दान था जिसमें स्वतः ही हस्तांतरण का अधिकार नहीं हो जाता। अब देखिए ऑप्शन 2, यह प्रथा सातवाहनों और कुषाणों द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन 3, यह लगान मुक्त भूमि का स्थायी दान था। ऑप्शन 4, केवल धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों को दिया जाने वाला दान था। तो इसके अंदर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। अब देखेंगे पांचवा जो है आपका प्रश्न, ये है, अजंता की निम्नलिखित किन गुफाओं में प्रारंभिक ईस्वी शताब्दियों के प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है ऑप्शन 2, गुफा 11 और गुफा 13। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु में ढालकर प्रसारित किए जाते थे? तो देखेंगे ऑप्शन 1, सोना। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न है आपका। 7वां प्रश्न देखेंगे आप, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम गुप्त नरेश था जिसने चांदी के सिक्कों का प्रसारण किया, और उसने किसके चांदी के सिक्कों की प्रतिकृति पर अपने चांदी के सिक्कों को प्रसारित किया था? तो साथ में देखेंगे ये है केंद्रीय एवं पश्चिमी शकों। इसमें आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय एवं पश्चिमी भारत के शकों। 8 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राचीनतम वास्तविक शैव मंदिर का साक्ष्य है? तो ये है गुडिमल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ केवल विविध मामलों से संबंधित है? तो कौन सा है? विविध मामलों से विधिक मामलों से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा इसके अंदर नारद स्मृति, यानी चौथा ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो क्या कारण था पैठन की प्रसिद्धि का कारण? यह एक व्यापारिक मंडी थी। अब देखिए 11वां प्रश्न देखिए, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी। क्या थी? कौड़ियों में। नेक्स्ट है, कौड़ी भी एक मुद्रा थी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त युग में किस वस्तु के निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? तो भारत यूरोप से आगे था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, विशाल जलयान बनाने में।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न देख लिया, अब 13 नंबर का प्रश्न है, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, तो कहाँ से रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति से रवाना होते थे। अब देखेंगे 14 का, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, तो कौन थे? श्रेणियाँ थी धन के लेन देन के व्यवस्थापक। अब अपन बात करें 15 नंबर में, देखेंगे आप, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का क्या क्या था? वर्णन किया था, तो कौन है साहब? फाहियान है। फाहियान ने क्या क्या था? वर्णन किया था। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 16 नंबर में अपन देखेंगे, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो वो कौन है साहब? आर्यभट्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, आर्यभट्ट। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे आप, भारत में प्राचीन शिक्षण केंद्र जहां प्रवेश परीक्षा का प्रावधान था, तो कौन सा था? नालंदा। अब देखिए 18 नंबर में देखेंगे, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है, तो इसमें है शिक्षा में कमी। अब देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? मालव काल गणना किस संवत से अभिन्न है? तो इसमें देखेंगे आप 2 नंबर का ऑप्शन है विक्रम। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण, तो क्या है महत्वपूर्ण लक्षण? सामंतवाद का प्रारंभ। अब देखेंगे 21 नंबर, भुक्ति क्या थी? भुक्ति है, इसमें देखिए आप, भुक्ति क्या है? एक प्रशासनिक विभाग था। भुक्ति क्या था? एक प्रशासनिक विभाग भुक्ति। अब देखिए 22 नंबर में, देवगढ़ का मंदिर प्रतीत है, देवगढ़ का मंदिर प्रतीत है गुप्त काल की स्थापत्य कला। अब देखिए 23 का, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसमें आ जाएगा समुद्रगुप्त। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं, अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं, तो किसमें आ जाएगा? एलोरा के अंदर। अब देखिए 25 नंबर में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया। 25 नंबर में देखिए, विजय को कहा गया, तो क्या कहा गया? धर्म विजय कहा गया। अब 26 नंबर देखिए, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप है, तो कौन सा है? अजंता। कौन सा साहब? अजंता। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन गुप्त शासक गायक और कवि दोनों था? तो कौन था? समुद्रगुप्त। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे तात्कालिक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो देखेंगे 3 नंबर का है मृच्छकटिकम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत में होण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? होण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तोरमान के नेतृत्व में हुई थी। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारियों से तात्पर्य है, प्रथम कुलिक पदाधिकारियों से तात्पर्य है, तो ये क्या थे? मुख्य शिल्पी। अब देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न, 31 नंबर के प्रश्न में देखिए आप, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो 1 नंबर पे है दिनार, दिनार के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर में देखिए आप, कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो है वराह। इसके बाद में
33 नंबर का क्वेश्चन है, शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा दोहरा रहा हूँ। शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, 242 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 242 वर्ष का। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा होती थी। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा होती थी। विष्णु एवं शिव की पूजा होती थी। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भूमि छिद्र न्याय क्या है। भूमि छिद्र न्याय क्या है, तो यह है जातियों की संख्या बढ़ जाना। क्या है साहब, जातियों की संख्या बढ़ जाना भूमि छिद्र न्याय है। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो किसने किए थे, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अब आगे देखिए 32 का, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो है मुद्रा राक्षस में। एक मिनट, मुद्रा राक्षस के ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 37 में। अब देखिए 38 नंबर का देखिए, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था। तो ऑप्शन एक हो जाएगा आपका मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, ईरान, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा चौथा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब देखेंगे अपन 39 का, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। अब देखिए 40 का प्रश्न है, तो 40 में देखेंगे किसने सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी। तो किसके काल में थी, राम गुप्त के काल में। ये देखिए एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ता हूं मैं, किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी। ऑप्शन स्कंदगुप्त, कांच, कुमारगुप्त, रामगुप्त। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन एक, किसके अंदर है, स्कंदगुप्त के अंदर। अब देखिए 41 की जब अपन बात करें, तो गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र था। तो साहब 41 में कौन सा हो जाएगा, 3, कन्नौज था। अब देखिए 42, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अलग था। गुप्त संवत से अलग था तो कौन था, वल्लभी संवत। अब 43 नंबर का प्रश्न है, तो 43 में देखिए आप, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में ऊँटों के आक्रमण का उल्लेख है। तो किसमें है साहब, बेतरी। अब देखिए 44, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, व्यापारिक कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता है। अब देखेंगे 45 का प्रश्न, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, और देखेंगे आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न, कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छियों से संबंधित था। लिच्छियों से संबंधित था, कौन था साहब, ये था समुद्रगुप्त। लक्ष्मी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को सिक्कों पर, अभिलेखों में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ में किया गया था। तो दक्षिण भारतीय राजाओं के साथ में किया गया था, बंदी बना करके उन्हें क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। 47 में 2।
अब देखिए 48 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सिक्के पर यूप है? तो किसके सिक्के पर है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप दिखाया गया है। 49, यूप क्या थे? यज्ञ स्तंभ थे। 50 नंबर का प्रश्न, मौर्यों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील की सर्वप्रथम रुद्र दामन प्रथम ने मरम्मत कराई थी। इतिहास में दूसरी बार किस गुप्त शासक ने इसकी मरम्मत कराई? तो किसने करवाई थी? स्कंदर गुप्त ने करवाई थी। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न, गुप्त काल के ग्रंथ नवीनतम विषय हैं। गुप्त काल के ग्रंथ नवीनतम विषय हैं तो चिकित्सा चिकित्सा नवीनतम विषय है गुप्त काल के ग्रंथों का। अब देखिए 52 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए गुप्तकालीन सिक्कों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो क्या जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 है गुप्त शासकों का कालक्रम, ऑप्शन 3 है गुप्त शासकों के निजी जीवन, संवाद और अभिरुचियां, गुप्त काल की लिपि धातु विज्ञान, और ऑप्शन चौथा है गुप्त काल की आर्थिक स्थिति। तो हमें क्या प्राप्त होता है? गुप्त काल की आर्थिक स्थिति। 53 नंबर का देखें क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। 54 नंबर में देखिए आप, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है? तो है कामंडक का नीतिसार। अब देखिए 55 नंबर में अपन देखें, गुप्त काल के सामान्यतः कितने अभिलेख उपलब्ध हैं? तो कितने अभिलेख उपलब्ध हैं? 42 अभिलेख उपलब्ध हैं। 56 में देखें आप, किस गुप्त शासक ने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरुआत की थी? तो किसने करी थी? समुद्र गुप्त ने शुरू करी थी। 57 में देखिए, 7वीं शताब्दी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था, कौन सा था? नालंदा। अब देखिए 58 नंबर में, किस काल से महिलाओं तथा संपत्तियों को एक समान माना जाने लगा? महिलाओं तथा संपत्तियों को एक समान माना जाने लगा, तो वो कौन सा काल था? गुप्त काल था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो गई है। 58 के बाद में 59 नंबर का प्रश्न है, गुप्तों का उद्गम स्थल निम्न में से किसे माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रयाग का साकेत प्रदेश। अब देखेंगे आप 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है? भानुगुप्त से है। अब 62 नंबर में देखेंगे, किस गुप्त राजा के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख अस्तित्व में आए? तो किसके शासनकाल में आते हैं अस्तित्व में? कुमारगुप्त प्रथम के काल में। अब 63 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, कालिदास किन गुप्त शासकों के समकालीन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन था। अब 64 नंबर में देखिए, विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसकी गणना संसार की सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। तो 64 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप, एक मिनट, कामसूत्र, दूसरा ऑप्शन न्यायावतार, तीसरा ऑप्शन है पंचतंत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका कल्पसूत्र। तो इसमें हो जाएगा पंचतंत्र। ये पेज साफ नहीं आया, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। 65 नंबर का जो प्रश्न है, गुप्तकालीन वह विद्वान जो सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, तो कौन प्रसिद्ध था? लाट प्रसिद्ध था। 65 नंबर में
2 हो जाएगा, लाट प्रसिद्ध था। अब देखिए 66, सर्वप्रथम इस्पात बनाने की कला विकसित हुई थी। इस्पात बनाने की कला है, ये विकसित हुई थी तो कहाँ? भारत के अंदर। 67 नंबर का प्रश्न है, शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया, किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट है 68 नंबर का प्रश्न देखिए, जूनागढ़ अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट है 69 नंबर का प्रश्न, उस गुप्त वंशीय शासक का नाम बताइए जो एशिया व यूरोप का प्रथम योद्धा था जिसने ऊनों को पराजित किया था। तो स्कंद गुप्त है। एशिया का प्रथम योद्धा जिसने एशिया व यूरोप का प्रथम योद्धा जिसने हुनों को पराजित कर दिया था वो कौन हो गया? स्कंदगुप्त। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का अट्टीला किसका उपनाम है? भारत का अट्टीला किसका उपनाम है? मिहिर कुल को भारत का अट्टीला कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस गुप्त वंशीय लेखक को कथा साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा सुबंधु। इसके बाद में देखिए, गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री का नाम तो कौन है? भामह। अब है 73 नंबर का प्रश्न। 73 नंबर के प्रश्न में देखिए, गुप्तकालीन ज्योतिषियों में किसके विचार सार्वभौमिक वैज्ञानिक माने जाते हैं? तो आर्यभट्ट। 74 नंबर का प्रश्न देखिए, उस गुप्तकालीन विद्वान का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम गणित को पृथक विषय के रूप में स्वीकार कर विश्लेषण किया था। तो कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। 75 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, उस गुप्तकालीन चिकित्सक का नाम बताइए जिसने प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। क्षेत्र में देखिए, वर्ण संकर का मतलब है, तो क्या है वर्ण संकर का मतलब? सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। अब देखिए 77 नंबर में, गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? गायन और नृत्य। अब देखिए 78 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषाचार्य भीममाल बीनमाल से संबंधित था? कौन सा ज्योतिषाचार्य है जो राजस्थान के बीनमाल से संबंधित था? तो कौन सा है? वरा मिहिर। 78 में वरा मिहिर। अब देखिए 69, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा गणितज्ञ था जो ज्योतिष विद्या में निपुण नहीं था? ज्योतिष विद्या में निपुण चरक नहीं था। चरक जो है ये चिकित्सा से संबंधित था। अब देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न है, तो 80 नंबर के प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी? तो कौन सा है? गुप्त काल। अब देखिए 81 नंबर का प्रश्न। 81 नंबर के प्रश्न में अपन देखें, निम्न विद्वानों में से किसका संबंध आयुर्वेद से नहीं है? तो कौन है साहब? भाष। आयुर्वेद से नहीं है। अब देखें 82 नंबर का प्रश्न, बाग नामक स्थान विंध्याचल पर्वत के पास स्थित है जिसमें गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं, वर्तमान में यह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं हैं यहाँ पर। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ये देखिए, उज्जैन के बारे में बताया गया है। उज्जैन गुप्त काल में देश का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। वराहमिहिर ने उज्जैन में रहकर पृथ्वी का देशांतर तैयार किया। नेक्स्ट देखिए, सही बात है ये। 2 नंबर का ऑप्शन देखिए, ताम्रलिप्ति गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर का देखिए, वैष्णव धर्म यह गुप्त काल में हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय शाखा थी, बिल्कुल सही है, यानी तीनों उपरोक्त सभी हैं, तो चौथा आ जाएगा उपयुक्त सभी। 84 में देखिए, 84 की अपन बात करें, फाहियान और हेनसांग ने किन के राज्यों को देखा? फाहियान और हेनसांग ने किन के राज्यों को देखा? तो इसमें आ जाए आप
फाइया ने तो देखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और हेनसांग ने देखा हर्षवर्धन का। तो ऑप्शन चौथा इसमें हो जाएगा। 85 नंबर का देखिए, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली का दिल्ली में जो स्तंभ है, लौह स्तंभ है, उसका निर्माण पूछ रखा है। तो देखेंगे 85 नंबर में कौन सा आ जाएगा? चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में। अब देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की थी? गुप्त काल की थी। अब देखिए 87 नंबर का प्रश्न, 87 में अपन देखें, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में उपलब्ध है। अब देखिए 88 नंबर का प्रश्न, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किस काल में, किस काल के हैं? तो कौन से काल के हैं? ये क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा इसका गुप्त काल के हैं। अब देखिए 89 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखेंगे गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अब देखिए गुप्तकालीन 90 नंबर का प्रश्न, गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है। तो सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? उदयगिरी का द्वितीय गुहा मंदिर। तो ये हो जाएगा 90 का। 90 के बाद में देखिए 91 नंबर का प्रश्न, कला एवं साहित्य में गोपियां कृष्ण की प्रमुख अंग बन गई थी कौन से काल में? गुप्त काल में। अब देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, 92 नंबर के प्रश्न में देखेंगे आप, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ था? हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो आ जाएगा गुप्त काल। अब देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने शासनकाल के अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया तथा नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करी थी? स्थापना करी थी। तो इसमें देखेंगे चौथा है कुमार गुप्त। 94 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, भूमि विक्रय की घोषणा करने वाला गुप्तकालीन शासकों का प्रथम लेख कौन सा है? भूमि विक्रय करने वाला पूछ रखा है, तो कौन सा है? दंदे अभिलेख। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर प्रश्न, संस्कृत का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है, नायिका विहीन है, तो कौन है साहब? मुद्रा राक्षस। अब देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं, तो कौन है? वरा मिहिर। 96 नंबर का 97 नंबर का प्रश्न है, 97 नंबर का प्रश्न एक बार देखें, 96 नंबर का प्रश्न अपने सही देखा है क्या? बिल्कुल, पंच सिद्धांतिका का लेखक वरा मिहिर ही है। अब देखिए 97 नंबर का प्रश्न, गुप्तकालीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कौन सा है? पुराण। अब देखिए 98 नंबर का प्रश्न, उपजीव्य काव्य की रचना किस शासक ने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? तो किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति है। अब देखिए 101 नंबर का प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। 102 नंबर का प्रश्न है, तो ये देखेंगे आप 102, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कौन कवि था? तो कौन था? हरिसेन। अब देखिए 103 नंबर का प्रश्न, धर्म प्राचीन बंद किसे कहा गया? धर्म प्राचीन बंद किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। 104 नंबर का प्रश्न, लक्ष्मी और सरस्वती के विरोध को मिटाने वाला गुप्त कालीन शासक कौन सा था? तो कौन सा था? 2 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें समुद्रगुप्त हो जाएगा 104 के अंदर। अब देखेंगे 105 में देखिए, दक्षिणापथ की विजय के बाद भी
इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में नहीं मिलाया, इसका क्या कारण था? 105 का प्रश्न देखिए, क्या कारण था? ये कारणपन देख लें। कारण था सही इसमें से है, उत्तर भारत के विरोध एवं यातायात के साधनों का अभाव प्रमुख कारण था। 106 नंबर का प्रश्न देखिए, संबंध है दक्षिण राज्यों से किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो देखिए 106 में है कैचिंग बटर फाइल एंड सेटिंग दिम फ्री, या चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। अब देखिए 107 नंबर का प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक के समय वृहद्र भारत का श्री गणेश हुआ? वृहद्र भारत का श्री गणेश है तो किसके समय हुआ? समुद्रगुप्त के समय हुआ। 108 में देखिए, मेहरौली लौह स्तंभ के संबंध में सत्य कथन है। मेहरौली लौह स्तंभ के संबंध में सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है? ये उपयुक्त सभी हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्तंभ की ऊंचाई 23 फुट व 8 इंच, स्तंभ के तल का व्यास 16 इंच, वजन 6 टन। तो उपयुक्त सारे के सारे कथन के हिसाब सही हैं। अब देखेंगे 109 का प्रश्न। 109 का प्रश्न, मेहरौली स्तंभ लेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। 110 का प्रश्न, मेहरौली स्तंभ लेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अब देखिए 111 का प्रश्न, 255 में वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। 112 का प्रश्न, किस चीनी यात्री ने भारतीयों की नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है? तो नैतिक चरित्र की प्रशंसा करने वाला कौन व्यक्ति था? 112 में आंसर हो जाएगा फाहियान। अब देखिए 113, पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के राजप्रसाद को देखकर किसने कहा मानो राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित हों? तो फाहियान ने कहा था। 114 नंबर का प्रश्न है, कौन सा यात्री अपने धार्मिक ग्रंथों में इतना व्यस्त रहा कि तात्कालिक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नामों का उल्लेख नहीं कर सका? तो 114 के अंदर हो जाएगा फाहियान। अब देखिए 115 में, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था, तो कौन था? नालंदा। अब देखिए 116 का प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय है, तो कौन सा हो जाएगा? नालंदा। अब देखिए 117 का प्रश्न है, इसमें देखिए 12वीं शताब्दी में किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी। अब देखिए 118 का प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? नालंदा। अब देखिए 119 का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय 119 का प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित किस पुस्तकालय के 3 भाग रत्न सागर, रत्नोदी तथा रत्न रंजक हैं? तो ये धर्मगंज पुस्तकालय के हैं। अब देखेंगे 120 का प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक की तुलना युधिष्ठिर से की जाती है? तो है आपका समुद्रगुप्त से की जाती है। अब देखेंगे 121 का प्रश्न, गुप्त शासकों की सबसे लंबी वंशावली किस लेख से प्राप्त होती है? तो 121 में हो जाएगा चौथा भीतरी स्तंभ लेख। अब देखिए 122 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सुदर्शन तटाक संसार ग्रंथ कहलाता है? तो 122 का प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, भीतरी स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख, मंदसौर स्तंभ लेख, जूनागढ़ स्तंभ लेख। तो इसमें हो जाएगा जूनागढ़ स्तंभ लेख। 123 का प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में हुणों को मलेच्छ, ये गुण इसमें शब्द है, ये हुण है न कि गुण है, हुणों को मलेच्छ कहा गया है? तो 123 में हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। 124 में देखेंगे आप, 124 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम विषयों के साथ लक्ष्मी की उपासना का उल्लेख
मिलता है, तो किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। 125 का देखेंगे आप, सुदर्शन झील किस नदी का पानी गिरता है? सुदर्शन झील में किस नदी का पानी गिरता है? तो इसमें पलाशिनी और स्वर्ण शिक्ता नदी का, यानी उपरोक्त दोनों नदियों का पानी गिरता है। 126 में देखेंगे आप, रस सिद्ध कविश्वर की उपाधि है, ये किसे प्राप्त थी? तो किसे प्राप्त थी? कालिदास को प्राप्त थी। कालिदास की 127 का प्रश्न, कालिदास की उस रचना का नाम बताइए जिसमें सर्वाधिक टीकाएं लिखी हुई हैं। तो कौन सा है? रघुवंश। अब देखिए 128 में देखिए, कालिदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? मेघदूत है। नेक्स्ट है 129 में देखिए, किस खंड काव्य को कालिदास की प्रथम रचना माना जाता है? तो देखिए कालिदास का कौन सा खंड काव्य है जो प्रथम रचना माना जाता है? प्रथम रचना माना जाता है उसकी, तो कौन सा है? ऋतु संहार। अब देखिए 130 का प्रश्न है, तो 130 में देखेंगे आप, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित कालिदास की प्रथम कृति, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित मेघदूत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। 131 देखिए, संस्कृत नीति कथाओं में कौन सा पहला स्थान है? संस्कृत का नीति कथाओं में किसका प्रथम स्थान है? तो 131 में हो जाएगा पंचतंत्र का नीति कथाओं में। अब देखिए 132 का, राजतंत्र के भाग कौन से हैं? राजतंत्र के भाग कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें मित्र भेद, मित्र लाभ, काकुलियम, लब्ध प्रणाश, ये आदि सभी किसके भाग हैं? राजतंत्र के भाग हैं। 133 में देखिए, वह एक रूपात्मक कहानी जिसमें पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। रूपात्मक कहानी जिसमें पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है, कलीला दमना। 134 में देखिए, अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो इसमें है बारहवीं। अब देखिए 135 में देखिए, जैनों का सबसे प्रमाणित ग्रंथ जिसकी रचना सिद्धसेन ने की थी, न्यायावतार। अब देखिए 136 का प्रश्न, मध्यकालीन न्यायशास्त्र के जन्मदाता थे दिगनाग। 137 का प्रश्न, तर्क पुंगव की उपाधि किसे प्राप्त थी? 137 का, तर्क पुंगव की उपाधि है, ये किसे प्राप्त थी? असंग, दिगनाग, वसु, वंदु और मैत्रेय। तो इनमें से सही आपका ऑप्शन है, ये कौन सा हो जाएगा? दिगनाग। 138, समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा किसने की थी? तो 138 में है वसुवंधु। अब देखिए 139 में, कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 66 कलाओं का उल्लेख है। 140 में देखिए, धन्वंतरी किसके दरबार में राजवैद्य था? तो धन्वंतरी किसके दरबार में राजवैद्य था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। अब देखिए 141 में, सर्वप्रथम ज्योतिष में जीवा का प्रयोग किसने किया था? जीवा का प्रयोग किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। 142 में देखिए, वराहमिहिर ने कहाँ रह करके पृथ्वी का देशांतर है, ये तैयार किया था? तो उज्जैन में रह करके तैयार किया था। 143 में देखेंगे, वराहमिहिर द्वारा खगोल शास्त्र के क्षेत्र में रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पंच सिद्धांतिका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब देखिए, वर्तमान में वराहमिहिर की किस रचना को छोड़कर और कोई भी संहिता ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसे भारतीय संस्कृति का कोश कहा जा सके? तो कौन सा है? 144 में वृहत संहिता। 144 के बाद में अपन देखिए 145 का प्रश्न। 145 में देखेंगे, वराहमिहिर के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसे विज्ञान व कला का विश्वकोश कहा जाता है? तो कौन सा है? वृहत जातक। इसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न है
ये अपन देखें, देखिए 46 नंबर का प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक ने पारे को भस्म बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। 147 में देखें, प्राचीन भारत के आखिरी गणितज्ञ कौन थे? तो कौन थे? ये है भास्कर द्वितीय। 148 का प्रश्न, गुप्तकालीन चित्रकला को इस नाम से भी जाना जाता है? तो रेखा प्रधान चित्रकला के नाम से जाना जाता है। 149 में देखिए, गुप्तकालीन कला में बाघ की गुफा का सर्वोत्तम चित्र क्या है? तो क्या है? सामूहिक नृत्य गान। अब देखिए 150 का प्रश्न, अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से संबंधित है? महायान से संबंधित हैं। 151 में देखिए, अजंता की 16वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या है? तो ये है मरणासन राजकुमारी का चित्र। अब देखेंगे 152 का प्रश्न है, अजंता की 17वीं गुफा सर्वश्रेष्ठ चित्र है? तो 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, ये है माता और पुत्र का चित्र। अब देखिए 153 में, गुप्त काल में नम्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो कौन सा है? मथुरा की विष्णु मूर्ति। 154 में देखिए, गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कौन सा है? सारनाथ शैली की बनी बुद्ध की मूर्तियां। 155 में देखिए, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का शिखर किस शैली में निर्मित है? तो है पंचायतन शैली में है। नेक्स्ट है, शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु की सर्वोत्तम मूर्ति किस मंदिर में पाई जाती है, जिसे अनंतशाही मूर्ति भी कहते हैं? तो 156 में कौन सा हो गया? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 157 का प्रश्न देखिए, किस मंदिर का मेहराब प्राचीन भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराबों का अंतिम ज्ञात नमूना है? तो 157 में है भीतरी गांव का शिव मंदिर। अब देखिए 158, गुप्त काल में देश का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो कौन सा था? उज्जैन। मौर्य व मौर्योत्तर युग में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था? तो यह है भड़ोच। 160 में देखिए, गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह था? यह है ताम्रलिप्ति। इसके बाद में है 161, गुप्त काल में कोड़ियों का को क्या कहते थे? तो कोड़ियों को क्या कहते थे? तो 161 में आ जाएगा, 3 नंबर का है कपदर्क। नेक्स्ट 162 में, धनुधर प्रकार के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। अब देखिए 163 का, गुप्त काल में चीनी रेशमी वस्त्रों को क्या कहते थे? चीनी रेशमी वस्त्रों को क्या कहते थे? चिनासुक कहते थे। अब देखिए 164 का, दिनार किस भाषा का शब्द है? तो दिनार है लैटिन भाषा का शब्द। अब देखिए 165, समुद्रगुप्त के अधिकांश सिक्के किस शैली में हैं? तो किस शैली में है? गरुड़ ध्वज शैली के अंदर है। 166 का प्रश्न देखिए, सबसे अधिक 14 प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे? तो किस गुप्त शासक ने चलाए थे साहब? 166 में है कुमार गुप्त ने चलाए थे। 167, सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख किसके अभिलेखों में हुआ है? तो 167 में है 168 में, समुद्रगुप्त का आदर्श था धरणी बंद। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 धरणी बंद। 168 में। 169 का प्रश्न है, ये देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श था? 169 में अपन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श था, ये है कृतसन विजयी। आप देखेंगे 170, स्कंदगुप्त का आदर्श था, स्कंदगुप्त का आदर्श ये है समग्र अवनी विजय। 171, गुप्त साहित्य शैली की चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो कौन सा है? मंदसौर का
अभिलेख 172 में है, किस शैली का कालिदास ने अपने नाटकों में प्रयोग किया है? तो किसका किया है? वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। 172 के बाद में 173 है, तो 173 में देखिए क्लासिक शब्द किस काल की कला के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गुप्त काल के लिए प्रयोग किया गया है। 174 में देखिए होणों का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो 174 में हो जाएगा 2 मध्य एशिया से है। अब 175 है, होणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। 176 में 176 में देखेंगे होणों के आक्रमण से किस राजवंश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, वह उस राजवंश के शासकों को अपने सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? गुप्त वंश। 177 में देखिए 177 में है तोरमाण किस वंश का था? तो होण वंश का था। 178 में होणों द्वारा निर्मित सिक्के थे, तो 178 में देखें कौन से हैं? तांबे व चांदी के। 169 में देखेंगे ओलिकर वंशीय मालव नरेश यशोधर्मा एवं मगध के गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने तोरमाण के किस पुत्र को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को पराजित किया था। अब देखेंगे 180 बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अब देखेंगे 181 181 का प्रश्न है, मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न से होता था? किस रत्न से होता था? तो 181 में हो जाएगा पुखराज से होता था। 182 का प्रश्न है, ये देखिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत के संकेत हैं, तो यूनानी प्रभाव के संकेत हैं। अब देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये देखिए ये कुछ उपाधियां हैं, ये दे रखी हैं, तो अपन इसमें सुमेलित करें। 183 का ये प्रश्न है और इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड है इसके अंदर। एक बार इसको देखें। अशोक है, इसने कर्मादित्य की उपाधि है ये धारण करी। सॉरी, अशोक है ये प्रियदर्शी की उपाधि इसने धारण करी है, सुमेलित कर लें अपन। प्रियदर्शी की उपाधि है यह है धारण कर ली थी। और समुद्रगुप्त ने है प्रक्रमांक की उपाधि ये धारण करी। और चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और स्कंदगुप्त है ये कर्मादित्य की उपाधि धारण करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? ये सुमेलित हो जाएंगे। 184 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है? तो भानुगुप्त के रण अभिलेख से मिलता है। 185 निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया? तो कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? देवेंद्र का नाम प्रयुक्त नहीं किया गया। अब देखिए 186 का प्रश्न है, बयाना के सिक्के भंडार से किस राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 187 का प्रश्न है, तो ये देखेंगे निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं था? 9 रत्नों में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था साहब? चरक है, यह 9 रत्नों में शामिल नहीं था। अब 188 का प्रश्न है, इसमें देखिए होणों के आक्रमण का सबसे पहले सामना निम्न से किस गुप्त राजा को करना पड़ा? किस गुप्त राजा को करना पड़ा होणों का पहला सामना? तो है कुमारगुप्त प्रथम। अब है 179 का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस महापुरुष का संबंध गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से संबंधित नहीं है?
तो इसमें है नंदन। 190 का प्रश्न है, तो ये देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन रचनात्मक मंदिर है और अभी भी खड़ा है? तो 190 के अंदर हो जाएगा तीसरा सांची का मंदिर, और सांची का मंदिर संख्या है 17। संख्या कितनी है? 17। 191। भारतीय मंदिर स्थापत्य में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन अवधारणा का प्राचीनतम मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब देखिए 192 का प्रश्न, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? तो 192 का प्रश्न जो है इसमें आ जाएगा आपका पल्लव। 193 का, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है, ये है कालिदास। इसमें देखिए 194 का प्रश्न, इसमें सुमेलित नहीं है, ये छांटना है। 194 में सुमेलित कौन सा नहीं है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक लघु जातक नहीं है। 195 में देखेंगे आप, ये देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के विविध कारण थे, निम्न कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो अरब आक्रमण नहीं था। 196, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में, अब देखिए ये हो जाएगा गुप्त वंश ने स्थापित किया था। 197 में देखेंगे आप, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे साहब? पाणिनि थे। 198 में देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेखों को किससे संबंधित किया जाता है? तो किससे संबंधित किया जाता है? समुद्रगुप्त से संबंधित किया जाता है। 199 का प्रश्न है, गुप्त काल में किस शहर में रेशम के कपड़े के सर्वोत्तम उत्पाद के रूप में माना जाता था? यानी रेशम का कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन किया जाता था, वो था वाराणसी के अंदर। अब देखिए 200 नंबर का प्रश्न है, निगम पद का अर्थ था, तो है उसी शहर के निवासियों का समूह निगम कहलाता था। 201 का प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। अब देखेंगे 202 का प्रश्न है, सती हो जाने का पहला प्रमाण है, ये एरण से मिलता है। अब देखेंगे 103 में, कौन सी लौकिक रचना का राम का सिलोन पर आक्रमण, सिलोन यानी श्रीलंका, राम का सिलोन पर आक्रमण का वर्णन करता है? तो देखिए कौन सी रचना है जो श्रीलंका के ऊपर राम के आक्रमण का वर्णन करता है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो कौन है? सेतु बंद। सेतु बनाया गया था ना, और उसी पर लिखी गई रचना है सेतु बंद। 204 में देखेंगे, प्रश्न 204 है, व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्के किसके थे? कौड़ी के। अब देखिए 205, कौन से वाकाटक शासकों ने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी की थी? तो कौन है? रुद्रसेन द्वितीय। अब देखेंगे तो आपका है एक 206 का प्रश्न, बेगार को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था। 207 नंबर का प्रश्न, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था, तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 208 का प्रश्न है, ये देखिए अब 208 का प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने होणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख। अब देखेंगे आपका जो प्रश्न है ये है 209 का प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय जो था ये कहाँ स्थित था? ये पूछ रखा है।
तो 209 में है, गुजरात में स्थित था। अब देखेंगे आपका है 210 का प्रश्न है, विक्रम संवत कब लागू हुआ था? विक्रम संवत कब लागू हुआ था? 57 ईसा पूर्व लागू हुआ था। तो प्यारे मित्रों, ये प्रमुख बातें थी गुप्त वंश के संदर्भ में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास है ये पसंद आई होगी। आप अपना स्वयं इसमें मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।